मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में कहा, प्रदेश के लोगों ने डबल इंजन को बदला ट्रिपल इंजन में। भाजपा का नॉन स्टॉप काम, कांग्रेस पर लगा पूर्ण विराम। मुख्यमंत्री ने कहा, सीईटी की परीक्षा को लेकर है पूरी तैयारी। इस साल मई में होगी परीक्षा। एक पद के लिए 4 की जगह 10 उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना के 30 साल पूरे होने पर पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, 3 दशकों में ग्राम पंचायत से लेकर नगर निकाय चुनाव में आई पारदर्शिता, मजबूत हुई आयोग की कार्य। और देश प्रदेश में होली के त्योहार को लेकर उत्साह और उमंग। आज किया जा रहा है होलिका दहन, कल खेलेंगे होली। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्थानीय निकायों के चुनाव में भाजपा को मिली बड़ी जीत को लेकर कहा कि जनता ने डबल इंजन को ट्रिपल इंजन में तब्दील कर दिया है। मुख्यमंत्री ने आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान अपनी बात रखते हुए कहा कि जनता ने सरकार पर अपना विश्वास जताया है। उन्होंने जनता का आभार जताते हुए कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार नॉन स्टॉप देश का विकास करती रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा नॉन स्टॉप काम कर रही है और कांग्रेस पर फुल स्टॉप लग गया है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शायद अब वे जाग जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज हमने विश्वास पथ हासिल किया था और पिछले 1 साल में नगर नगर डगर डगर विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि कुछ नहीं हुआ, उनकी तकलीफ यह है कि इतना सब कैसे हो गया। लगातार नॉन स्टॉप सरकार ने, ये हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास के अंदर कि तीसरी बार हरियाणा के लोगों ने हमारी सरकार को आशीर्वाद दिया है और पूर्ण आशीर्वाद देकर के हमें तीसरी बार सदन में भेजा है। मुझे खुशी है, कल के जो रिजल्ट आए हैं आदरणीय अध्यक्ष जी, ये डबल इंजन की सरकार, ये ट्रिपल इंजन में परिवर्तित करने का काम ये हरियाणा के लोगों ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी महाराज, मैं आज इस सदन के माध्यम से एक बार फिर हरियाणा के अपने पूरे परिवारजनों का दिल से धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी महाराज, जो लोग यह कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, जो इस प्रकार के आरोप लगा रहे थे, उनकी तकलीफ यह नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। उनकी तकलीफ यह है कि 1 साल में इतना कुछ कैसे हो गया, ये तकलीफ है इनको। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री ने बताया कि सामान्य पात्रता परीक्षा की तैयारियां पूरी होने वाली है और मई माह में परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्राप्त सुझावों पर अमल करते हुए एक पद के लिए 4 की जगह 10 उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। हमने कॉमन पात्रता परीक्षा की सभी तैयारियां, मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, अपने सीटी के भी सभी युवा साथियों को आज ये कहना चाहता हूं कि हमने सीटी की पात्रता परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। लेकिन कुछ उम्मीदवार इस परीक्षा के नियमों में, हमारे कुछ युवा हमें मिले आकर के और उन्होंने आकर के ये बात कही कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए। उनके कुछ सुझाव आए हमारे पास युवाओं को कि जैसे पहले एक पद के विरुद्ध 4 उम्मीदवारों को बुलाया जाता था। युवाओं के सुझाव आए कि 4 को नहीं, इसके अंदर 10 उम्मीदवारों को बुलाया जाए। हमने उसको ऐड कर लिया, उसमें परिवर्तन किया। अब एक पद के विरुद्ध 10 युवाओं को जो उन्होंने सुझाव दिए, हमने उसको उसके अंदर शामिल किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि पिछले 1 साल के दौरान मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,256 परिवारों को 30 गज के प्लॉट दिए गए। ग्रामीण इलाकों में 4,537 प्लॉट मिले हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। 13 लाख गरीब परिवारों को अब तक 500 रुपए में गैस का सिलेंडर पहुंचाया गया।
इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने निकाय चुनाव में भारी जीत पर बधाई देते हुए कहा कि यह जीत राज्य में नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों में लोगों के अटूट विश्वास की अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हरियाणा निकाय चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए मैं हरियाणा में अपने परिवार के सदस्यों का आभारी हूं। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा सरकार लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत ने इस महान जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हरियाणा को केवल मोदी जी पर भरोसा है। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली भारी जीत के बाद नगर निगम और निकाय चुनाव में भी भाजपा को अपना आशीर्वाद देने के लिए हरियाणा की जनता का आभार जताया। गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा वार्ड से लेकर विधानसभा और पंचायत से लेकर संसद तक लोगों की पहली पसंद बन गई है। उन्होंने इस जीत के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई दी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निकाय चुनाव में पार्टी की ऐतिहासिक जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वार्ड स्तर तक पहुंची जन कल्याणकारी योजनाओं और विकासोन्मुखी नीतियों पर जनता जनार्दन के अटूट विश्वास का प्रतिबिंब बताया। भाजपा ने सोनीपत और अंबाला दोनों नगर निगमों के उपचुनाव में मेयर का पद अपने नाम किया है। सोनीपत नगर निगम मेयर के उपचुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की। भाजपा प्रत्याशी राजीव जैन ने 34,749 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार कमल दीवान को हराया। उन्होंने 57,858 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार कमल दीवान को 23,109 वोट हासिल हुए। इस जीत के लिए उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और जनता का आभार जताया। देखिए, प्राथमिकताएं मेरी, मैं कई बार जो है दोहरा भी चुका हूँ कि सबसे पहले जो हमारे प्रोजेक्ट लंबित पड़े हैं उनको पूरा कराना जो है मेरा लक्ष्य होगा, ताकि उनसे जो मिलने वाली सुविधाएं हैं लोगों को मिल सके। और उसके साथ साथ जो है जो और शहर की जो आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए जो भी काम होंगे वो करेंगे, चाहे सीवरेज से संबंधित हो, चाहे पीने के पानी से संबंधित हो, चाहे सड़कों से संबंधित हो, चाहे पार्कों से संबंधित हो। जहाँ जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है पहले भी हमने काम किया है, अब भी करेंगे। खरखौदा नगर पालिका अध्यक्ष पर भी भाजपा प्रत्याशी हीरा लाल ने जीत हासिल की। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार मैक्सिन को 4,425 वोटों से हराया। तो वहीं यमुनानगर में भी भाजपा अपनी मेयर बनाने में कामयाब रही। पार्टी प्रत्याशी सुमन बहमनी ने कांग्रेस की किरण बाला को 73,319 वोटों के अंतर से हराया। उधर 22 वार्डों में से 21 पर भाजपा के उम्मीदवार जीते, जबकि एक बार इनेलो समर्थक पार्षद जीत कर आए हैं। इस शानदार जीत पर जगाधरी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस मौके पर मेयर प्रत्याशी सुमन बहमनी, जिलाध्यक्ष राजेश सप्रा और पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर विशेष रूप से उपस्थित थे। पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जनता के विश्वास और पार्टी की नीतियों को इस जीत का आधार बताया। मेयर सुमन बहमनी ने अपनी जीत को जनता की सेवा का अवसर मानते हुए कहा कि वे शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। जो भी मेरे वार्ड नंबर 1 की समस्याएं हैं, उन्होंने कहते हैं दिल से 24 घंटे जिस भी स्थिति में मुझे लोग याद करेंगे, मैं उसी स्थिति में उन सभी का पूरा सहयोग दूंगी और अपने वार्ड नंबर 1 को पूरी तरह से स्वच्छ और सुंदर बनाऊंगी। ये मेरा अपना खुद का निर्णय है और पार्टी ने मेरे ऊपर पूरा विश्वास जिताया। मैं उस विश्वास के ऊपर खरी उतरी हूँ। मैंने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की और अपने वोटिंग के लिए भी मैंने दिन रात एक पूरी मेहनत की। घर घर जाकर सबके पास वोटें मांगी, सबको विश्वास दिलाया कि मैं उनकी मेहनत पर, अपनी मेहनत पर पूरी खरी उतरूँगी। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना विश्वास दिखाया। ये सारा श्रेय जनता को ही जाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में अगर किसी भी गांव की शामलात भूमि वक्फ बोर्ड के नाम की गई है तो इसकी जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रोहतक गोहाना मार्ग पर स्थित पीर बोधी मामले में जांच के लिए रोहतक मंडल आयुक्त के तत्वाधान में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। करनाल मंडल आयुक्त और जिला उपायुक्त रोहतक इस कमेटी के सदस्य होंगे। यह कमेटी पीर बोधी मुद्दे से संबंधित सारे तथ्य और रिकॉर्ड की गहनता से जांच करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में सदस्य द्वारा उठाए गए इस मुद्दे को सरकार ने गंभीरता से लिया है। अब तक की जांच में सामने आया है कि साल 2019
1967 से 68 में यह भूमि श्यामला तय भूमि थी। साल 1990 में यह भूमि भारत सरकार द्वारा पंजाब वक्फ बोर्ड के नाम अधिसूचित कर दी गई। उसके बाद यह भूमि कब्रिस्तान के रूप में दर्ज की गई। अब यह भूमि वक्फ बोर्ड के नाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्यामला भूमि को वक्फ बोर्ड को कैसे स्थानांतरित किया गया, ये बड़ा गंभीर विषय है। अब 2024 में एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद यह जमीन वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में आई और अब लीज पर दी गई है। जिस जमीन की ये बात कर रहे हैं, यह जमीन 1967-68 में श्यामलाल दे जमीन थी, आदरणीय अध्यक्ष जी। उसके रूप में दर्ज है, सारी फर्दे हैं, फर्दों के ऊपर लिखा हुआ है। यह जमीन वर्ष 1990 में भारत सरकार द्वारा जो पंजाब वक्फ बोर्ड है के नाम अधिसूचित कर दी गई। 1990 में वक्फ बोर्ड के नाम कर दी गई। अब यह जमीन वक्फ बोर्ड के नाम है, जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे, क्योंकि भी वहां तालाब नहीं है कागजों के अंदर, और उसके अंदर वहां पर ये वक्फ बोर्ड की लैंड है, कास्ट कर रहे हैं। हम यही अपनी स्टेटमेंट दे रहे थे, परंतु मैंने इसकी पूरे नीचे से कागज निकलवाए दिए, क्या कारण है क्या नहीं। अब 2024 में एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद यह जमीन वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में आई। हमारी सरकार का तो आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा, जो श्यामलाल दे है, चाहे जोहड़ है, तालाब है या कोई जलाशय है, इनके संरक्षण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। प्रदेश में जब हर जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएंगे तो एमबीबीएस में दाखिले की सीटें भी बढ़कर 3600 हो जाएंगी। वे कल सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कर रही थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने 1090 नव चयनित डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए थे। उनसे काफी रिक्तियां भर गई हैं। डॉक्टरों के बाकी खाली पदों को भी जल्द भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि साल 2014 में जहां राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस दाखिले की केवल 700 सीटें होती थी, वही अब बढ़कर 2185 हो गई हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जो राज्य का स्वास्थ्य बिगाड़ा है, उसे सुधारने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने गरीब लोगों को बीमारियों के इलाज में होने वाले खर्च की चिंता से मुक्त किया है। प्रदेश में इस योजना से एक कदम आगे बढ़कर राज्य में चिरायु योजना को भी लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इन योजनाओं पर 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिनसे करीब 40 लाख परिवारों को सहायता राशि मिली है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य बजट का 55-60% हिस्सा आयुष्मान योजना में खर्च किया जा रहा है। उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि हिसार के आजाद नगर में शहरी स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के नाम पर भूमि हस्तांतरित होते ही केंद्र के भवन निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ठांडा ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं को अवैध रूप से विदेश भेजने वाले अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2025 तैयार किया है। वे कल सदन में इस मामले में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इसका मकसद ट्रैवल एजेंटों की पारदर्शिता, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना है। यह विधेयक अवैध और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा और हरियाणा के निवासियों के हितों की रक्षा करेगा। इस विधेयक को विधानसभा के वर्तमान अधिवेशन में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा में कार्यरत सभी ट्रैवल एजेंटों और एजेंसियों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। यदि कोई ट्रैवल एजेंट किसी गैरकानूनी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसका पंजीकरण रद्द किया जाएगा। बिना पंजीकरण के ट्रैवल एजेंटों या एजेंसी का संचालन एक दंडनीय अपराध होगा। मानव तस्करी या फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में दोषी पाए जाने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अदालत को दोषियों की संपत्ति जब्त करने और पीड़ित को उचित मुआवजा देने का अधिकार होगा, जो ट्रैवल एजेंट द्वारा भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कई मामले दर्ज कर अवैध रूप से काम करने वाले एजेंटों को गिरफ्तार भी किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों के दौरान कुल 2008 अवैध प्रवासन मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 1917 लोगों की गिरफ्तारियां हुई और 26 करोड़ से ज्यादा की राशि बरामद की गई। प्रदेश में हाल ही के सालों में अन्य देशों में प्रवास की घटनाएं बढ़ी हैं। ये केवल हरियाणा की नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों की भी समस्या है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना के 30 साल पूरे होने पर पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में नवनिर्मित 2 लिटों का भी उद्घाटन किया। इस दौरान प्रदेश में जमीनी स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए की गई पहल और मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्माण को लेकर चर्चा की गई। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा राज्य में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय नगर निकायों के चुनाव में प्रतिभागियों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता लागू करने की पहल करने वाला देश का पहला राज्य बना, जिससे प्रत्याशियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आयोग को बधाई देते हुए कहा कि इन 30 सालों में ग्राम पंचायत से लेकर नगर निकायों के चुनाव में काफी पारदर्शिता आई है। वोटरों की चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करने में भी आयोग का सराहनीय योगदान रहा है। चुनाव में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ना पारदर्शिता लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये समझना होगा कि हार का कारण मशीन नहीं है। उन्होंने विश्वास जताया कि आयोग प्रजातंत्र को मजबूत करने और मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करता रहेगा। राज्यपाल ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे जितनी तत्परता से घोषित हुए, यह निर्वाचन आयोग की कार्य प्रणाली को दर्शाते हैं। आयोग की कार्यप्रणाली मजबूत होती जा रही है। 30 वर्ष जो है पूरा कर लिया है और 30 वर्ष में जो ग्राम पंचायत के, नगर पालिका के, नगर परिषद के जो इलेक्शन, जो चुनाव करवाया गया है, बहुत ही पारदर्शिता के साथ और दिन ब दिन वोटरों को संख्या बढ़ाते हुए उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करने का प्रयास जो कर रहा है, बहुत ही सराहनीय है। प्रजातंत्र में सबसे ज्यादा चुनाव बहुत महत्व है और इसमें महिला, युवा और नवा वोटर ये जितने आगे आएंगे उतना और जो है प्रजातंत्र मजबूत होगा। राज्यपाल ने सभी को होली की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि रंगों का यह त्योहार खुशी, उत्साह और आपसी सौहार्द का प्रतीक है। सभी को प्रेम, स्नेह और भाईचारे के साथ यह त्योहार मनाना चाहिए। इस दिन बुराई का त्याग कर अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। होली जो है रंगों की खुशी है। ये रंग आपसी में बढ़ाने के लिए, प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के लिए प्यार से जो है ये होली खेलते हैं, रिश्ते बढ़ाते हैं। इसमें कोई मदद का नहीं लेता है, मदद के ऊपर से लेता है। समाज में जितना किसी के ऊपर रंग डाल के बोले तो उसके प्रति जितना प्रेम रहता है, उसके प्रति जितना जो है श्रद्धा रहता है, इसलिए हम हमारे त्योहारों को पवित्रता के रूप में मनाना चाहिए और भाईचारा प्रेम को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। और सारे हरियाणा के जनता को मैं होली का शुभकामनाएं देता हूँ। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 30 सालों में पंचायती राज और शहरी निकायों के 6 चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराए हैं। प्रदेश में 6,200 से ज्यादा पंचायतें और इनमें 62,054 पंच पद पर है। इसी तरह शहरों में 11 नगर निगम, 23 नगर परिषद और 53 नगर पालिकाएं हैं। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए शिक्षा विभाग ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड काम कर रहा है। वर्तमान में जारी बोर्ड परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाने और नकल रोकने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने कल पत्रकार वार्ता कर बताया कि परीक्षाओं में नकल के अब तक 381 मामले दर्ज किए गए हैं और 12 प्रतिरूपण के मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके साथ ही नकल के मामलों में संलिप्त परीक्षकों को न केवल रिलीव किया गया बल्कि उन पर विभागीय कार्रवाई के लिए भी बोर्ड द्वारा लिखा गया है। उन्होंने बताया कि 226 फ्लाइंग स्क्वाड भी नकल रोकने के लिए लगाई गई हैं। उन्होंने साफ किया कि शिक्षा बोर्ड नकल को लेकर सख्त है और मामलों में संलिप्त लोगों से सख्ताई से निपटा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जहां भी नकल के मामले पाए गए और परीक्षा केंद्र को रद्द करना पड़ा, उनमें दोबारा परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। अब तक टोटल प्रतिरूपण के केस 12 मिले हैं जिनके अगेंस्ट FIR हुई है। इसी तरह से कुछ एक जो केंद्र आप ये कहिए कि डिस्टर्ब जो थे
परीक्षा केंद्र उनके विरुद्ध FIR लॉन्च हुई। लेकिन जो नकल रोकने का या यूं कहिए कि नकल पर पूरी तरह से कंट्रोल करने का जो एक प्रश्न है, काफी हद तक कंट्रोल है। देखिए, हर कहीं एक्सेप्शंस होते हैं, 100% कुछ भी नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ जो हमारी डिफरेंट फ्लाइंग है, जैसे सचिव महोदय की फ्लाइंग है, चेयरमैन फ्लाइंग है, DC SP साहब की, SDM साहब की जो फ्लाइंग चल रही है, इन्होंने काफी कंट्रोल कर रखा है। आज की जो वर्तमान वस्तु स्थिति है उसमें UMC के लगभग 381 केस बनाए गए हैं और 39 ऐसे हमारे जो बोर्ड के जो हमारे परीक्षा केंद्र थे, तो उसमें जो अधिकारी और कर्मचारी अध्यापक हैं जो कार्यरत थे, तो 39 ऐसे हैं जिनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा गया है। और इसमें जो FIR लॉन्च की गई हैं वो 65 FIR लॉन्च की गई हैं। 10वीं बोर्ड के गणित के पर्चे में बाहर से प्रश्न आने के मुद्दे पर ग्रेस मार्क्स दिए जाने के एक सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इसे लेकर गणित विशेषज्ञों की टीम को ये मामला सौंपा गया है, जो प्रश्नों की कठिनता, प्रश्नों का स्तर और अन्य बिंदुओं को ध्यान में रखकर ग्रेस मार्क्स दिए जाने का निर्णय करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विद्यार्थियों की कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के लिए शिक्षा बोर्ड द्वारा काम किया जाएगा। होली के त्योहार को लेकर लोगों में उमंग और उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर होली का त्योहार मनाया जाता है। आज शाम को होलिका दहन किया जाएगा। पूरे साल लोग रंगों के त्योहार होली का इंतजार करते हैं। प्रदेश में होली के त्योहार पर हर्षोल्लास का माहौल नजर आया। भिवानी में आज लोगों ने शहर में कई जगह होली मनाई। सुबह से ही लोगों में होली को लेकर पूजन करना शुरू किया, जो शाम तक जारी रहा। लोगों ने होली पर गोबर के बने हुए बटकुले भी चढ़ाए। महिलाएं सज धज कर पूजा करने के लिए पहुंची। महिलाओं ने धागा लेकर होली के चारों ओर चक्कर लगाया और होली को पानी चढ़ाया। महिलाओं के साथ साथ युवकों और पुरुषों में भी होली पूजन किया। महिलाओं ने व्रत रखकर होली पूजन किया और संतान की दीर्घायु की प्रार्थना की। वहीं खेतों में तैयार हुई नई फसल का भोग लगाकर अच्छी फसल की कामना की गई। इस मौके पर झहरगिरी आश्रम के श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि ज्योतिष के अनुसार यह साल 2081 का अंतिम त्योहार है, जिसे बड़ी उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि होली को बड़ी ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे रंगों के पर्व को नशा करके ना मनाएं और एक दूसरे के साथ प्रेम से मनाते हुए एकता का संदेश दें। पूजा करने आई महिलाओं ने बताया कि होली पूजन में उनकी गहरी आस्था है। जिस तरह भक्त प्रहलाद की रक्षा भगवान ने की, उसी तरह से वे अपने बच्चों की रक्षा की कामना के लिए होली का पूजन करती हैं और व्रत रखती हैं। उन्होंने कहा कि होली के रंग इंसान को सिर्फ बाहरी आवरण को नहीं बल्कि मन को भी रंग देते हैं। आज ये उत्सव जल का उत्सव है, कल और आज रंग का उत्सव, आज पूजा का उत्सव है। इस उत्सव पर आप अपने जो परंपरा में आपको मिला है उस हिसाब से उत्सव मनाएं और मर्यादा में रहकर बनाएं। अति नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ की। इस उत्सव में हुल्लड़ या अत्यधिक शोर शराबा करना यह आज की परंपराएं हैं। नशा करके नाचना गाना या अपना युद्ध करना, द्वंद्व करना, इस परंपरा को त्याग कर वह उत्सव मनाए जो महोत्सव फागुन से में रियल में कहते हैं फागुन महोत्सव। वह महोत्सव की जिसके द्वारा आपका अंग अंग प्रफुल्लित हो, मन प्रफुल्लित हो और जिसके पास आप जाए वो आपको सहज गले लगाए और आप हार्दिक होली शुभकामना कहकर आपका त्योहार मंगलमय बनाए। होली का उत्सव अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक परंपरा मानी जाती है। इसमें भगवान विष्णु जी ने प्रहलाद भगत की रक्षा की थी। ऐसा है जी, होली हमारा बहुत ही माना हुआ पवित्र त्योहार है जिसको हम सालों से मनाते आ रहे हैं, काफी पीढ़ियों से मनाते आ रहे हैं और आज होलिका की पूजन के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और ये हमारा जो है एकता और अखंडता का त्योहार है, भाईचारे त्योहार है। रंगों से होली मना के आपस में हम सब बैर भाव को बुला करके मनाते हैं त्योहार को। ये तो भगवान विष्णु ने जैसे प्रहलाद भगत की रक्षा करी थी वैसे हम यहाँ भगवान की भी पूजा करने के लिए आते हैं, तो हमारे बच्चों की भी रक्षा की जाए। और होली जैसे प्रहलाद को जलाने के लिए चुनरी ओढ़ के बैठी थी लेकिन भगवान ने आके उनको बचाया, ऐसे हमारे बच्चों को भी बचाए भगवान विष्णु। नूंह के जिला उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने लोगों को रंगों के पावन पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आज लघु सचिवालय में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ होली का पर्व मनाया और अपनी शुभकामनाएं दी।
उपायुक्त ने जिलावासियों से होली को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील करते हुए कहा कि त्योहारों की खुशी तभी बढ़ती है जब हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और मर्यादित तरीके से उत्सव मनाएं। साथ ही उन्होंने सभी से अनुरोध किया है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक रंगों का उपयोग करने के साथ ही पानी की बचत करें। इस मौके पर उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने और किसी भी अफवाह से बचने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन होली के दौरान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। लोगों की सुरक्षा के लिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि होली का त्योहार प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। यह पर्व हमें आपसी मतभेद भुलाकर एकता और सद्भावना के रंग में रंगने की प्रेरणा देता है। यह पर्व सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और आपसी सद्भाव लेकर आए। जिलावासी सौहार्दपूर्ण माहौल में शांति के साथ सभी त्योहार मनाएं। उन्होंने कहा कि जिला नूंह में भाईचारे की मजबूत मिसाल रही और यहाँ के लोग सदियों से सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते आ रहे हैं। आने वाले सभी त्योहारों को खुशियों के साथ मिलजुल कर मनाया जाएगा। सभी जिलावासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का पर्व आपके जीवन में सभी खुशियां और समृद्धि लाए और ऐसे ही जीवन में रंग बिरंगा माहौल बना रहे और आप प्रगति करें। साथ ही क्योंकि हमारी ईद भी आने वाली है तो ज़िले में एक फेस्टिवल माहौल है, बड़ा सौहार्दपूर्ण माहौल है। साथ ही जो सभी नागरिक हैं उनसे मेरी अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाएं, हर्षोल्लास से होली मनाएं और कानून व्यवस्था का पालन करें। कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किए हैं। साथ ही मौजूद व्यक्तियों से मीटिंग भी करी है और सभी से अपील करी है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये पर्व को धूमधाम से मनाएं। बहुत अच्छे से दोनों ही जो है प्रोग्राम जो है वो अच्छे से होंगे और एक भाईचारे का जो मेवात एक मिसाल है, नूंह में एक मिसाल दी जाती है कि भाईचारे से सभी त्यौहार मनाए जाते हैं, वैसे ही ये त्यौहार मनाया जाएगा और वैसे ही जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी। जींद में भी होली के त्योहार को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल नजर आया। लोगों ने होलिका की पूजा अर्चना कर अपने सुखद भविष्य की कामना की। बाजारों में भी होली की रौनक नजर आई। लोगों ने जमकर गुलाल और पिचकारी खरीदी। देर शाम विभिन्न स्थानों पर होलिका दहन किया जाएगा। भारी संख्या में महिलाओं ने होली का पूजन किया और जल चढ़ाया। इसके बाद महिलाओं ने होलिका की फेरी लगाई और कच्चा सूत बांधकर होलिका की परिक्रमा की। होलिका की पूजा अर्चना करने आई महिलाओं और पुरुषों ने बताया कि आज बुराई पर अच्छाई की जीत का पावन पर्व हम हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। यह पर्व हमें आपसी सद्भाव और सभी प्रकार की मतभेद भुलाकर खुशी मनाने की प्रेरणा देता है। होलिका की पूजा कर रहे हैं जी। आइए, बुराई पे अच्छाई की जीत है जी, इसलिए घर में सुख शांति रहे, खुशहाली रहे। जैसे गुलाल उड़ता है वैसे घर में अपने खुशहाली उड़ती रहेगी, इसलिए पूजा कर। देखिए, आज होली का त्योहार है, होली रंगों का त्योहार है, भाईचारे का प्रतीक है, सद्भावना का प्रतीक है। मैं सभी जुलाना वासियों को होली की और दुल्हनडी की अपनी तरफ से बधाई देती हूँ। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, सभी जुलाना की महिलाएं सज धज कर यहाँ पर होली की पूजा करने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। जी, आज होली का त्योहार है। आज हम सब मिलके पूजा करने आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जी। हम सबको होली के लिए शुभकामनाएं देते हैं। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव यादव ने आज नई दिल्ली में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के काउंटडाउन का भव्य शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रसिद्ध योग गुरु, गणमान्य अतिथि और हजारों योग साधक मौजूद रहे। विज्ञान भवन में शंखनाद के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 11वां संस्करण होगा। इस संस्करण के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में योग कनेक्ट, हरित योग जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री ने कहा कि योग को प्रोत्साहित करने और योग को हर घर तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से विश्व में भारत की पहचान बढ़ी है। आज से 100 दिन के बाद में 21 जून यह हमारा योग डे आने वाला है। तो 100 दिन तक अलग अलग जगहों पे योगा के माध्यम से योगा के लिए, योगा को प्रोत्साहित करने के लिए और योगा हर घर तक, हर आदमी तक पहुंचाने के लिए अलग अलग इवेंट भी हमने तय किए हैं। और ये जो 11वां योगा महोत्सव 2025 होगा उसमें
करोड़ों के संख्या में लोग कैसे शामिल होंगे, इसके लिए भी हम प्रयास और कोशिश कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।